नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चली होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग पॉलिटी की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 3 है। ठीक है, उसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने पॉलिटी के अपलोड कर दिए। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इन दोनों पे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे इन दोनों से, उनको हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 जो हमारा था, दूसरा पार्ट जो था, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है और सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हम लोगों ने उसमें कवर किए हैं। मैं या तो आई बटन में सजेस्ट कर दूंगा उस वीडियो को, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। वहां से जाके अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये क्लास जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का पार्ट 3 है और ये अंतिम क्लास है। इस क्लास में हम लोग जो हमारे संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है, संवैधानिक निकाय का मतलब जितने भी, चाहे अटॉर्नी जनरल हो गए, ठीक है, चाहे हमारे वित्त आयोग हो गया, चाहे हमारा निर्वाचन आयोग हो गया, ये सारे संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। तो जो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकायों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उन सबको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण, और जितने भी क्वेश्चन है ये भी याद रखना है कि जितने भी मैं आर्टिकल करा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो और चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो। आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो संवैधानिक निकायों से संबंधित है, उन सारे आर्टिकल को इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं जो हमने कहा था कि जो संवैधानिक निकाय है उनके बारे में, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हम लोग देख लेते हैं, आर्टिकल 76। ठीक है, या आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? देखिए, भारत का जो महान्यायवादी है, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आर्टिकल 76 में। और सारे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन सारे आर्टिकल को आप लोगों को याद भी रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 हो गया। अच्छा, तो ये तो डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है कि भारत का जो न्यायवादी का पद है वो किस में है, तो आर्टिकल 76 में। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आर्टिकल 76 है उसमें क्या बताया गया है, तो भारत के जो न्यायवादी हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, भारत के जो न्यायवादी है उनसे संबंधित कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। क्या पूछता है, देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है इनको शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखिएगा, जो शपथ की बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाता है किसको, भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये पूछता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या भारत के जो महान्यायवादी हैं, ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, और एक चीज और, जो राष्ट्र पूछता है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत का महान्यायवादी होते हैं, इनकी पद को क्या, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, वही इनकी नियुक्ति भी करता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित इतनी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो आर्टिकल 76 आप लोग याद रखिएगा, जो महान्यायवादी हैं उनसे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 165 की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 165 की बात, तो जो आर्टिकल 165 है ये याद रखिएगा, इसमें राज्य महाधिवक्ता दिया गया। देखिए, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए काम करता है। इसी तरीके से जो राज्य महाधिवक्ता है, राज्य महाधिवक्ता जिसका वर्णन आर्टिकल 165 में किया गया है, वो जो स्टेट है, स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये वर्क करता है। दोनों का वर्क सेम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, या इसी को कहते हैं राज्य महाधिवक्ता। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 165 में ये इतनी बात बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आर्टिकल 148 की बात करते हैं, आर्टिकल 148, तो आर्टिकल 148 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कैग के बारे में। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, ये कंट्रोलर ही है,
कंट्रोलर मत इसको पढ़िएगा, COMPTROLER है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं कैग को, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी में क्या कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये चीज याद रखिएगा। अब ये चीज तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 148 में क्या बताया गया, कैग के बारे में बताया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैग से रिलेटेड पूछता है। क्या? पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं या जो कैग होते हैं, तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा चीज ये याद रखना है कि शपथ की बात करते हैं, शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। कैग की बात कर रहे हैं, कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। अच्छा, कैग जो है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल भी पूछता है कि कैग का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो देखिएगा यहां मैंने लिखा या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष होगा। यहां मैंने लिखा जो पहले हो। जो पहले हो का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 62 साल की उम्र में अगर ये कैग की नियुक्ति की जाती है, कोई भी है, कैग की नियुक्ति अगर 62 साल की उम्र में होती है, ठीक है, तो केवल ये 3 साल वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि 65 साल की जब इनकी आयु होगी, 65 साल की जब इनकी आयु होगी, 65 वर्ष, तो ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे या ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बात लिखी गई है कि या तो 6 वर्ष होगा, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए अगर 40 साल की उम्र में बनते हैं तो 6 वर्ष यानी 46 साल के बाद ये सेवानिवृत्त होंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो वही चीज है, 62 के बाद 3 ही साल कर पाएंगे, तब तक 65 साल के हो जाएंगे। तो जो पहले हो, इसका मतलब यही हुआ, अगर 40 के हैं और 6 साल करेंगे तो 46 में रिटायर होंगे। लेकिन 62 के बाद अगर मिलेगा तो 65 में रिटायर है तो 3 ही साल वर्क कर पाएंगे, 3 साल ही वर्क कर पाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष जो पहले हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो संवैधानिक निकाय है इंपॉर्टेंट, वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 279, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? जीएसटी काउंसिल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, जो जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आर्टिकल 279 जीएसटी के बारे में ये है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 280 में बताया गया फाइनेंस कमीशन को, जिसको हम कहते हैं वित्त आयोग। क्या कहते हैं? वित्त आयोग। तो उसमें किसमें वर्णन है? आर्टिकल 280 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 315 की बात करते हैं। आर्टिकल 315, तो इसमें यूपीएससी की बात है। यूपीएससी जानते ही हैं, ठीक है। यूपीएससी सबका सपना होता है लाइफ में एक बार यूपीएससी का एग्जाम दे और क्वालिफाई करे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यूपीएससी सबका सपना होता है क्वालिफाई करने का। तो यूपीएससी का वर्णन किसमें? आर्टिकल 315 में। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 324 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 324 में बताया गया इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं चुनाव आयोग। तो भारत के चुनाव आयोग का वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 324 में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 338 की बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा, देखिए ये तीनों आर्टिकल की बात करते हैं, एक ही साथ हम देख लेते हैं। देखिए ये तीनों आर्टिकल, ठीक है। देखिए आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 338 बी, ये तीनों एक ही है। आर्टिकल 338 आपको याद रखना है, फिर ए पार्ट कर दीजिए, फिर बी पार्ट कर दीजिए। याद क्या रखना है आपको? देख लीजिए आर्टिकल 338 में क्या है। आर्टिकल 338 में है हमारा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, एससी के लिए, ठीक है। 38 ए में क्या है? अब देखिएगा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये इसका वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 338 ए में। और आर्टिकल 338 बी में ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग, ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये चीज तीन चीज आपको याद रखिएगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है कि पहले एससी होगा कि एसटी होगा कि ओबीसी होगा? देखिए कहीं पे भी लिखा हो, जब एग्जामिनेशन का फॉर्म आप भरते हैं तो हमेशा दिया रहे या तो एससी पूछेगा, या तो एसटी पूछेगा, या तो ओबीसी पूछेगा। समझ पा रहे बात को? तो पहले एससी होता है, एसटी होता है, ओबीसी होता है। तो इसी तरीके से आप लोग भी क्या करेंगे, पहले 338 होगा, फिर 338 ए होगा, फिर 338 बी होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पहले क्या होगा? एससी होगा, फिर क्या होगा? एसटी होगा, और फिर क्या होगा? ओबीसी होगा। समझ पा रहे बात को? तो एससी पहले हो जाएगा, तो 338 हो जाएगा। देख लिए अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ऐसे ही एसटी की बात करेंगे तो 338 ए हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और ओबीसी लास्ट में आएगा तो 338 बी हो जाएगा, ये ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है, ये जो हम लोगों ने चीजें देखी ये तो था ही, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और भी हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं।
तो मित्रों ये जो आर्टिकल है यहाँ पे मैंने लिख रखा है कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, तो ये वो आर्टिकल है जो मतलब मिक्सचर टाइप है कि ये तो आपको आना ही चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है और इंपॉर्टेंट भी आपको जानना भी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 74 की बात करेंगे, 74। तो 74 में क्या है, 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये चीज आर्टिकल 74 में बताई गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जो मंत्री परिषद होगा उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में बताया गया है, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। दूसरा चीज आर्टिकल 75, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए। क्या बताया गया है, भारत के प्रधानमंत्री के पद को बताया गया। आर्टिकल 75 में बताया गया भारत के प्रधानमंत्री के पद को। और दो चीज और याद रखिएगा कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और शपथ की बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है, ठीक है। तो नियुक्ति भी कौन करता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है। ये दोनों चीज आप प्रधानमंत्री से रिलेटेड याद रखिएगा। और 75 में प्रधानमंत्री का पद है, ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, आर्टिकल 153 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 153 में क्या बताया गया है, राज्य के राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 155 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 155 किसके बारे में है, गवर्नर की नियुक्ति के बारे में है। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, ठीक है, इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। तो जो गवर्नर होती है, गवर्नर की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। न्यूनतम आयु, क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम आयु जो होती है गवर्नर के लिए वो कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। कितनी होती है, 35 वर्ष, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है या राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आप लोगों को। आर्टिकल 159 में शपथ के बारे में बताया गया है, गवर्नर के शपथ के बारे में बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, शपथ कौन दिलाता है ये भी याद रखना है। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है किसको, हमारे राज्यपाल, मतलब किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको। ये चीज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल हमारा 124 है उसको देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 124 जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको याद होने चाहिए, समझ पा रहे हैं बात को। आर्टिकल 124 जो हमारा दिया गया, आर्टिकल 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 224 जो दिया गया, इसमें क्या बताया गया, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में, यानी हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। ये चीज याद रखिएगा। आर्टिकल 124, 214, फिर आर्टिकल 125 की बात करेंगे तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया, आर्टिकल 125 के बारे में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आर्टिकल 129 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 129 क्या बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय की तरफ वर्क करता है। किसकी तरह, अभिलेख न्यायालय की तरफ वर्क करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट अब आर्टिकल हम लोग का आया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 110 की बात करें तो आर्टिकल 110 के बारे में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। देखिए यहां से कैसे याद रखेंगे, 110 है ना, तो 10 से आप धन भी कह सकते हैं, 100 धन, 110, तो 10 में धन विधेयक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो जो मनी बिल है इसको कहते हैं धन विधेयक, ये चीज है। अच्छा, मनी बिल से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो पूछता है। क्या क्या चीजें पूछता है, जैसे मनी बिल से रिलेटेड ये पूछता है कि जो मनी बिल होता है वो किस में पास किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, मनी बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में आप मनी बिल या धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है। नेक्स्ट जो याद रखिएगा, वो याद रखिएगा, धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। ये नहीं कि आप जब मर्जी तब धन विधेयक पेश कर सकते, नहीं, राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी होगी तब जाके आप धन विधेयक पारित करेंगे। तो राष्ट्रपति की सहमत होना जरूरी है, तभी जाके आप धन विधेयक पारित कर सकते, पेश कर सकते। और कहां पेश करेंगे, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है आप लोग को याद रखना है, धन विधेयक से संबंधित क्या है। देखिए राष्ट्रपति जो धन विधेयक है ना, इस पे वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखिएगा आप लोगों को। आर्टिकल 110 जो धन विधेयक है उसमें क्या रूल है, वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को रटवा रहा हूं कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपने वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता, वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता। ये चीज याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है, और धन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे कोई भी विधेयक जब पारित होता है संसद में, तो संसद क्या करती है, संसद से जब वो पारित हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है पुनर्विचार के लिए या राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। तो राष्ट्रपति जो होता है ना, किसी भी कोई भी विधेयक है उसको पुनः विचार के लिए भेज सकता है संसद में, पुनः विचार के लिए कि आप एक बार इसको पुनः देख ले। लेकिन धन विधेयक ऐसा विषय है, धन विधेयक ऐसा विषय है कि जब लोकसभा में वो पास हो गया, लोकसभा में पेश हुआ और पास हो गया, और राष्ट्रपति के पास वो चला गया, राष्ट्रपति के पास वो चला गया, तो राष्ट्रपति जो है ना वो पुनः विचार के लिए उसको नहीं भेज सकता। उसको 100% है, जब लोकसभा से पारित होके बिल राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ देखिएगा, अनिवार्य हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो धन विधेयक है या मनी बिल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दो जो हमारे और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्या है। एक आर्टिकल 112 है जिसमें बजट के बारे में बताया गया। बजट को देखिए, बजट शब्द जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में बजट शब्द जो है ना, बजट शब्द वो है ही नहीं हमारे संविधान में। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट जारी करेगा, ठीक है, तो वो बजट है, बजट के बारे में तो वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट कहते हैं बजट को। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पूरे विश्व में बजट होता है, तो हम भी यहाँ पे 112 में हम लोग लिख दिए बजट। लेकिन याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट लिखा गया। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 117 जिसमें फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक के बारे में बताया गया। फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट जो 222 है उसमें क्या है, उच्च न्यायालय के जजों का स्थानांतरण। इसमें क्या बताया गया, आप पूरा पढ़ लें, उच्च न्यायालय के जजों का स्थानांतरण, ठीक है। तो जो आर्टिकल 222 है उसमें उच्च न्यायालय के जजों के स्थानांतरण का मतलब ये हुआ कि जो उच्च न्यायालय के जज है उनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है किसी अन्य उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, क्या कि जो संवैधानिक हमारे भारत के संविधान के स्रोत हैं, ठीक है, कि किन किन देश के संविधान से लिया गया है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको भी एक नजर में हम सरसरी तरीके से देख लेते हैं। उसको देखने से पहले कुछ और आर्टिकल है, इनको देख लेते हैं। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 32 जो है इसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, किसके लिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट है और मूल अधिकार के लिए। और आर्टिकल जो 226 है इसके तहत जो है हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट या जो उच्च न्यायालय उसके द्वारा रीट जारी किया जाता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये चीज है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, आर्टिकल 243 की बात करते हैं, तो इसमें ग्राम पंचायतों के चुनाव के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, ग्राम पंचायतों के चुनाव के बारे में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेखपाल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 के ग्राम पंचायतों के चुनाव के बारे में बताया गया है। ये दोनों आर्टिकल के और बी, ठीक है, ये दोनों याद रखना आपको, एक ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित है और एक पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना के उल्लेख के बारे में है, ठीक है। बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले ये बताया था कि जो ग्राम पंचायत होगी वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कुछ राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में क्या है, त्रिस्तरीय है। तो ये आर्टिकल 243 बी जो है ना, आर्टिकल 243 बी में ये चीज बताया गया है कि जो पंचायती राज है भारत में वो क्या है, त्रिस्तरीय संरचना है। आर्टिकल 330 की बात करते हैं, तो इसमें क्या बताया गया, लोकसभा में, ये देखिए एससी, सुप्रीम कोर्ट मत समझिएगा, एससी तथा एसटी है, ठीक है, मतलब क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी की सीटों के आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 335 में भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है एससी और एसटी के, और यहाँ नौकरियों में और सेवाओं में एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई है। तो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 335 दोनों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक की बात करते हैं, तो संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो स्रोत है, तो मैंने एक एक लाइन में लिख दिया, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं आप लोग, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग इसको देख लेंगे तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अमेरिका से क्या लिया गया है। तो देखिएगा, जो मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार है वो फिर से प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब किससे लिया गया, यूएसए या अमेरिका से संविधान से।
ये जो पूछे गए क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में, वो केवल मैं बता रहा हूँ स्रोत से, भारतीय संविधान के स्रोत से जो पूछे गए क्वेश्चन है केवल मैंने उनको लिखा है, लेकिन इतने ही बार बार रिपीट करके पूछते हैं। अगर इतना आप याद रख लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन से, सॉरी यहाँ ब्रिटेन रहेगा, ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो नागरिकता की बात की, नागरिकता लिया गया ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ली गई है कि द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली होगी, और कानून के शासन की बात की गई है। आयरलैंड की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये केवल आप याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। पूछता है, जानते हैं सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछ चुका होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा, मैंने आप लोगों को बताया था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं। ठीक है, तो कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है संघात्मक शक्तियां। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से जो संघात्मक संघ की शक्ति है, तो संघात्मक शक्तियां लिया गया। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। वो सारी जो भी चीजें हमारे संविधान में, वो कहाँ से ली गई हैं, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट फ्रांस के बारे में बात करते हैं, तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो चारों शब्द है ना, सब गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करते हैं, तो संविधान के संशोधन की जो प्रावधान है, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में, वो कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा, प्रस्तावना की जो भाषा है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया प्रस्तावना की बात करते हैं ना, प्रस्तावना, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया प्रस्तावना जो है कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं, ठीक है, प्रस्तावना के भाषा की बात करते हैं, तो वो देखिए प्रस्तावना की भाषा, तो वो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ये प्रस्तावना की भाषा आप लोग याद रखिएगा। फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जो जो विषय है या समवर्ती सूची के बारे में जो भी प्रावधान है, वो कहां से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने की शक्ति है, कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का जो बंटवारा है, या केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, उससे संबंधित जो प्रावधान है, वो सारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। ठीक है, अच्छा, भारत ने क्या दिया है, तो भारत ने जो दिया है वो क्या दिया है, 0 आवर। जब संसद होता है तो उसमें 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है, उसको हम कहते हैं शून्यकाल या 0 आवर, वो पूरे विश्व को भारत की देन है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जापान की बात करते हैं तो विधि की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है, वो लिया गया कि जैसे विधि की प्रक्रिया है, कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, ठीक है, किसी भी केस को लेके या किसी भी मतलब जो भी चीजें हैं, तो वो जापान से लिया गया है। ठीक है, और जर्मनी की संविधान की बात करते हैं तो आपात उपवद या इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है या आपात उपबंध है, भारत में आपातकाल लगता है, आपको पता ही है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो आपात का जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया, जितने भी आर्टिकल आप लोगों को समझाए, और जो भी और भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में कोई और टॉपिक लेके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को अपने दोस्त और फ्रेंड्स में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अगर इस वीडियो से रिगार्डेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।